दर्शन कार्यक्रम में प्यारे दर्शकगण, आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आज हम आध्यात्म के बारे में बात नहीं बल्कि इलाजों के बारे में हम बात करेंगे। आध्यात्मिक इलाज के बारे में हम बातें करने वाले। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आए हैं, आप है शरद विथलानी। आप गुजरात भारत से है। शरद जी, नमस्कार। नमस्ते। आपका स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम थैंक में। यू। आप कैसे हैं? बढ़िया सर। पहली बार है मॉरिशस में? जी सर। आप एक साइकोथेरापिस्ट है, मतलब इलाज आप लोगों का करते हैं, मेंटल जो मानसिक होते हैं या फिर शारीरिक भी होते हैं, इनका आप इलाज करते हैं। तो बहुत सारे प्रश्न हैं, हम जानना चाहते हैं कि ये आज आपका जो क्षेत्र है, जो फील्ड है, इसके बारे में। सबसे पहले साइकोथेरापिस्ट कौन है, क्या करता है? साइको थेरापी का मतलब होता है मन की कुछ थेरापी करो। साइको यानी मन, और मनस्गत जो जो बीमारियां होती है उसका इलाज, दैट मीन्स साइकोथेरापी। ऐसे बहुत सारी बीमारी, मतलब आज तो मॉडर्न साइंस भी बोल रहा है कि हम्म, 95% डिसीज हम्म, साइकोसोमेटिक है, हम्म। मन से ही पैदा होती है। तो उनका इलाज वो हिसाब से किया जाता है। तो मतलब आप सिर्फ मन की बीमारियों का इलाज करते हैं, शारीरिक नहीं? नहीं सर, मन है, मन और शरीर एक है या अलग है? एक हो कह सकते हैं, एक है। फिर तो शरीर पे कैसे नहीं आएगी? प्रभाव तो आएगा शरीर पे। हाँ, अगर आपका प्रभाव वो मन से हटा दिया जाएगा तो शरीर से हट जाएगी। कह सकते हैं कि साइकोथेरापी जो है, क्या हमारे धर्मशास्त्र से जुड़ा हुआ है, हंड्रेड आयुर्वेद से परसेंट जुड़ा हुआ है, किस हंड्रेड प्रकार परसेंट से? जैसे आप गीता जी पढ़ो, गीता पूरी साइको एनालिसिस ही है। अर्जुन को कितनी बार समझा रहे भगवान, वो युद्ध में खड़ा है, बात करता है कि भाई मैं ये सबको कैसे मारूंगा। तो मतलब उसको भक्ति के मार्ग पे भी ले जाते हैं, योग के मार्ग पे ले जाते हैं, और धीरे धीरे करते वो मतलब काउंसलिंग करते 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 वो अपने बीइंग तक ले आते हैं। फिर अब युद्ध हो जाता है। आपका एक पॉम्फलेट है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रोचक है। यहाँ पे पहले पृष्ठ में ही बुद्धिस्ट मेडिटेशन टेक्निक्स, मतलब बुद्धिस्ट मेडिटेशन। अब बुद्धिस्ट मेडिटेशन, ज़ेन थेरेपी, ये क्या है? ज़ेन का मतलब होता है ध्यान। बोधि धर्मा जब जापान गया तो वहाँ कुछ लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, मतलब ध्यान का अपभ्रंश हुआ, वर्ड्स ज़ेन है। अच्छा। तो मतलब ध्यान चिकित्सा ही बोल सकते हैं उसको, लेकिन ये नाम थोड़ा अच्छा है तो इसके लिए ज़ेन थेरापी रखा है। आप एक व्यक्तिगत प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा। आप विश्व के सारे कामों को न चुनकर ये थेरेपिस्ट बनने के पीछे इच्छा कैसे पैदा हुई? नहीं, मैं मतलब बचपन से ही मतलब ऐसे शरारती था। ऐसा क्यों होता है? मतलब मेरा क्यों क्यों का जवाब मुझे एक सीमा तक ले आता है, फिर वहाँ मेरा क्यों ख़त्म हो जाता है। तो जैसे लोग बीमार होते हैं या डिप्रेस होते हैं या फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो क्यों होते हैं? उसके पीछे कोई ना कोई वजह है। तो वो वजह अगर ज़्यादा टाइम आप उसको देखो तो कहीं ना कहीं उनकी मन से जुड़ी होती है। तो मतलब मैं समझ लो उस स्टेप पे आ गया तो मैं अपने आप को मैं ऑब्जर्व करूँगा कि कहाँ गलतियाँ है, और जो अनुभव मैं पा रहा हूँ, मुझे लगा कि मैं ये लोगों को दूँ, शायद उसको वहाँ से उसको खुशी मिले। बहुत जन्मों से हम चाह रहे हैं शांति मिले, तो मुझे लगा कि नहीं, ये करना ठीक है। मतलब एक उद्देश्य से जगत कल्याण, हुँ। लोगों का कुछ न कुछ कहीं न कहीं से भी आप भला कर दो, और अगर आप जो देंगे वो आपको दुगना होके वापस आ जाता है। ये फिर अस्तित्व का रूल्स है, प्रकृति का नियम है। फिर यह ज्ञान आपको प्राप्त हुआ स्कूल, कॉलेज में या फिर किसी गुरु नहीं के प आश्रम में? ये मेडिटेशन के बारे में बहुत सारे गुरुओं, धर्म गुरुओं बता रहे थे। जैसे बुद्ध की विपस्सना है, ऐसे बहुत सारे मास्टर है, आर्ट ऑफ लिविंग है, बहुत सारे मास्टर है। तो मैं सब सब में जाके देखता था, लेकिन बात है न, एक लेवल तक तो हो जाती थी, मन वाली बात आती थी तो वहाँ कुछ पर्दा आ जाता था।
तो वो तो मैं फिर अपने ऊपर रिसर्च किया कि भाई देखो, सोच और समझ से जितना रिलीज और रिलीफ होगा, वो किसी से नहीं होता है। और अगर आप ध्यान करोगे तो सोच और समझ अपने आप बढ़ जाएगी। मतलब आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा। जैसे मैं एडिक्शन पे काम करता हूँ, तो अब शराब जो पीता है या सिगरेट पीता है, उस बंदे को आप बोलेंगे कि आप छोड़ दो, ये अच्छा नहीं है, वो बात नहीं मानेंगे, मानेंगे? लेकिन अगर उसको इस रूट पे ले आएँगे कि पीता क्यों है? उसको भी पता नहीं, फिर धीरे-धीरे गिर जाएगी, छूट जाएगी वो। ज़ेन थेरेपी और रेकी इसके पीछे कोई सिमिलर कनेक्शन है, सेम है? सिमिलर ऑल साइंस, ऑल ओक्कल साइंस कहीं न कहीं आपको मन से आपकी आत्मा की तरफ ले आता है। बस बीच में जो शरीर की कड़ी है, उसे समझ लो, तो बात खत्म हो जाएगी। रेकी है, प्राणिक हीलिंग है और सब अपने आप में एक खूबी वाला है, मतलब गज़ब है। तो आपके पम्फलेट में देख रहा हूँ कि बुद्धिस्ट मेडिटेशन टेक्निक्स, ये बुद्धिस्ट मेडिटेशन क्या है? हमने मेडिटेशन ध्यान जो है उसका स्रोत, उसका सोर्स भारत से है, तो बुद्धिस्ट मेडिटेशन क्या है? बुद्धिस्ट में बहुत सारे मेडिटेशन है, लेकिन उसकी जो मास्टर और पॉपुलैरिटी है, उसको बोलते हैं आनापान सती ध्यान। आती जाती सांसों को देखो, बस वो देखना, देखते 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 आप एक ऐसे लेवल पे मतलब विटनेस हो जाओगे, आप साक्षी हो जाओगे अपने शरीर और मन के। फिर क्या होता है, फिर आप जो मतलब शांति चाहते हो वो कुछ महसूस हो रही है, या आप जो चाहते हो वो मिल रहा है, मतलब आप जो खोजोगे वो मिलेगा। तो सांसों पे फोकस है कुछ, उसमें भी बहुत अलग अलग टेक्निक है। नाक पे भी देखने का बोलते हैं। अगर आप विपස්සना में जाएंगे तो भाई आप पूरा कंसंट्रेट नाक पे करो, विचारों भी जितने आते हैं अपने नाक नाक पे ले आओ, क्योंकि बात मतलब जो विचार से आप फ्रस्ट्रेट है या डिप्रेस है, उससे हट के आप अपने अपने पास आ जाओ। मेडिटेशन करने से लाभ क्या होता है? बहुत कुछ, बहुत कुछ। मन को शांति मिलती है, हेल्थ मिलती है, वेल्थ मिलती है। समाज में हमारा जो कहीं न कहीं जाने अनजाने कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, रिलेशन में जो बिगड़ाव आते हैं, वो सब अच्छा हो जाता है। मेडिटेशन सबके लिए है या फिर बड़े लोगों के लिए, छोटों के लिए नहीं है वगैरह? नहीं, बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, सबके लिए है। मेडिटेटिव तो ऑलरेडी सब है ही, लेकिन वो जो उसका जो फ़ोर्स है ना, वो अलग दिशा पे है। ऐसे सुनने में आता है या फिर पढ़ने में भी आता है कि मेडिटेशन अगर हम करें तो किसी गुरु के सानिध्य में हाँ, ही करें, नहीं तो ना करें क्योंकि इसमें लाभ के साथ-साथ हानि भी होती बहुत है। बहुत कुछ होता है, लेकिन कुछ मेडिटेशन ऐसे हैं जो हम रूटीन में करते हैं। सपोज़ आप कुछ काम कर रहे हो तो आपके लिए क्या है, काम है, मेरे लिए ध्यान है, आप कंसंट्रेटली कर रहे हो, तो आपको वहाँ हानि कहाँ हुई? और आपकी टाइप पे डिपेंड है कि आप कौन-सी पर्सनैलिटी से हो, आपका बीइंग क्या है, इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो, उस टाइप की टेक्निक आप करो, कुछ नहीं होगा। हुँ। और नेट पर बहुत सारे एडवर्टाइज़मेंट ऐड हम देखते हैं कि कुंडली मेडिटेशन वगैरह, हुँ, ये क्या है? वो भी जो शक्ति सोई है आप हमारे भीतर, उसको जगाने की कला सोई पड़ी है, जिसका हमें पता ही नहीं है। तो हम उसको जगाते हैं फिर क्या होता है? फिर बहुत कुछ हो सकता है शरीर में, समझ लो कुछ बीमारियां है तो वो भी निकल जाएगी, स्ट्रेस है तो वो भी निकल जाएगा, बेचैनी अगर है तो वो भी निकल जाएगी। और वो शक्ति का स्रोत फिर क्या ट्रायंगल लेता है, उस किस दिशा में मुड़ता है, उस दिशा में हम चले जाएंगे। थोड़ा-सा आप अपने थेरेपी, ज़ेन थेरेपी के बारे में बताएँ, किस तरह से आप करते हैं? किन-किन लोगों पर करते हैं? मैं 95% डिसीज में विदाउट मेडिसिन ही काम करता हूँ। नो मेडिसिन, नो एक्सरसाइज, ओनली फॉर मेडिटेशन। तो जहाँ तक
मेरे पास पेशेंट आते हैं, बीमारी कोई भी लेके आए, तो मैं उसको पहले देखता हूँ, उसका काउंसलिंग करता हूँ, उसके साथ बातें करता हूँ, उसको समझता हूँ, उसको फ़ील करता हूँ, फिर उसके रूट कॉज़ में जाता हूँ। जैसे कोई थायराइड लेके आया या माइग्रेन लेके आया, तो माइग्रेन की वजह क्या है? तो मैं अगर इनकी बॉडी हायर एसिडिक है, उनकी फूड पैटर्न सही नहीं है, वो सब चीज़ को नोट करता हूँ, लेकिन कहीं न कहीं जड़ मन से जुड़ी है कि ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा है, डिप्रेस है, मतलब एक पहले छोटी बीमारी होती है, फिर उसमें बड़ी, बड़ी, बड़ी होके एक रूप बड़ा आ जाता है। तो समझ लो कि यहाँ हम 10 लोग बैठे हैं, हुँ, इसमें से एक बंदा ऐसा है कि वो सबको टॉलरेट कर रहा है, मतलब उसको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन वो कुछ मजबूरी है, कमाई करनी है तो कर रहा है। तो धीरे, धीरे, धीरे वो क्या होगा? उसको आप पूछेंगे, "आप खुश हो अपनी जॉब से?" यस, ऑब्वियसली। लेकिन बीमारी उसको भी आती है। अब ये हर तरफ की खुशी उनके पास है, पैसा है, नाम है, फिर भी कुछ न कुछ है। हुँ। तो फिर वो चीज़ है न, कभी-कभी उनकी बातों से या उनके फेस पे या उनकी बॉडी पे आ जाती है। अभी उसको मैं ऐसा समझाऊँ कि भैया ये तो गलत बात है, आप ऐसे सोचो ही मत, आपका सोचना बेकार है। तो बोलेंगे नहीं सर, ये तो मेरी हैबिट है। हैबिट भी बहुत सालों तक लोगों को होती है। ठीक है, चलो भाई, आपकी हैबिट आपके पास रहने दो, आपको मुबारक है। आपको मैं कुछ टेक्निक देता हूँ, वो प्रोसेस आप 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन मेरे सामने करो। हैबिट को बदलना नहीं है, करके देखो। फिर देखो आपका माइग्रेन या जो भी आप डिसीज़ लेके आए हैं, उसमें क्या इफ़ेक्ट है। आपके ब्राउचर के हिसाब से व्हाट यू सीक इज़ सीकिंग यू मतलब जो हम ढूँढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, वो भी हमको ढूँढ रहा है। 100% ये क्या है? कौन ढूँढ रहा है और हम क्या ढूँढ रहे हैं? हम मतलब पूरी जीव सृष्टि की कहीं न कहीं नज़र शांति पे है, पीस फील, मिलता किसी को नहीं है। लेकिन आप दूर-दूर प्रयास करेंगे, इस जन्म में, इसके बाद, तो वो एक दिन आपको वहाँ ले जाएगी अगर आपकी प्यास हो तो। प्यास होनी चाहिए। प्यास तो होनी चाहिए। और बिना प्यासे आदमी को आप पानी पिलाएँगे तो कितना पिएगा? कैसे पिएगा? कुछ लोग प्यासे ही नहीं है। नहीं, प्यास तो है, पता नहीं है उनको प्यास लगी है कि नहीं, क्योंकि एनर्जी वास्प हो गई है। उनको पता नहीं है, कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि सच में वो क्या होना चाहता है और क्या हो रहा है, तो फिर न्यूट्रल हो जाते हैं। जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप एक साइकोलॉजिस्ट है, एक साइकोथेरेपिस्ट है। आजकल की दुनिया को हम देखेंगे जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी के साथ घिरे हुए हैं। ज़्यादातर लोगों की क्या बीमारी है आजकल? मैं जो देख रहा हूँ पारिवारिक रिलेशन इश्यू, उससे ही सब, कम्युनिकेशन गैप, कुछ प्रेम का अभाव, ज़्यादा तो ज़्यादा प्रेम का अभाव से ही होता है। फिर इसमें छोटे-छोटे कॉम्प्लेक्स क्रिएट होते हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, इनसिक्योरिटी है, तो इसके पीछे कारण क्या है? बस वही जो मैं बोला वही कि भई जो चाहता है या तो उसे मिल नहीं रहा है, और अगर मिल रहा है तो वो उसे डोनेशन समझ के लेता है कि भाई ये तो मुझे दे रहे हैं, मेरे ऊपर दया कर रहे हैं, तो वो भी उसको मतलब कहीं न कहीं ट्रिगर करेगा। फिर कुछ बातें ऐसी बनती है सामाजिक लेवल पे या रिलेशन में, वो ब्रेन में एक ट्रॉमिकल मेमोरी बन जाती है, और जभी-जभी वो मतलब उसको फाइंड आउट करते हैं ना, उसको क्या बोल सर्च करते हैं, तभी ट्रिगर होती है। उस टाइम पे बॉडी कुछ केमिकल रिलीज़ करने लगती है। फिर वो डिप्रेशन का भी हो जाता है, एंग्ज़ायटी का भी हो जाता है, माइग्रेन का भी हो जाता है। केमिकल फिर रिलीज़ होता ही रहता है। फिर आप दवाई लो, अच्छा हो जाएगा, दवाई नहीं लो तो फिर आपको, क्योंकि वो बात तो आप भूले नहीं, ट्रॉमिकल मेमोरी है आपके अंदर। मोबाइल फ़ोन या फिर टेक्नोलॉजी कहाँ तक हमारे नौजवानों के लिए क्योंकि
नौजवान आजकल की दुनिया में नौजवान टेक्नोलॉजी के साथ जीते हैं, काम करते हैं। स्कूल जाएँगे तो शायद होमवर्क मोबाइल में मिलेगा या फिर ऑनलाइन ट्यूशन लगेंगे। तो कहाँ तक मोबाइल ठीक है और कहाँ तक ठीक नहीं है? उसमें मैं मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी मेरे लिए साइंस है, मेरे लिए वरदान है। जैसे मोबाइल मैं भी यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं कलेक्ट क्या करता हूँ, मेरा कलेक्टिव कॉन्सेंस उसमें से क्या लेता है? हिंदी गाना, फाइटिंग, स्पिरिचुअलिटी, मुझे क्या देखना चाहिए? मेरे लिए तो वरदान है। और जो मतलब नहीं देखने जैसा देखेंगे, तो उनके लिए फिर कुछ गलत हो जाएगा। लेकिन टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से, साइंस है, वो साइंस के हिसाब से, उसकी कुछ खूबी है, खूबी ले लो। उसमें तो बहुत कुछ आएगा, समझ लो आप यूट्यूब खोलेंगे तो बहुत कुछ आएँगे। आपको क्या लेना है और आप क्या ले रहे हो? आपका कलेक्टिव कॉन्शियस प्रति सेकंड, मोबाइल को छोड़ो, ये अस्तित्व में, पूरा अस्तित्व में क्या-क्या ले रहे हो आप? कितना स्टोरेज बन रहा है और इसके बाद आप उसको कैसे रियलाइज़ करते हो अपनी निजी जीवन में? आजकल की दुनिया में हम देखते हैं कि ज़िंदगी इतनी जल्दी जा रही है, फ़ास्ट जा रही है, कमाने के पीछे लोग दौड़ रहे हैं, हुँ। ठीक है। लेकिन कमाते-कमाते कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि पारिवारिक जो संबंध है ना, वो छूट जाता है। इसके कारण ज़्यादा नहीं लेकिन अनेक डाइवोर्स केसेज़ हम देख पाते हैं। 99% होगा सर, मेरे हिसाब से। आप 100 घर को चेक करेंगे, मियाँ-बीवी को मिलेंगे, तो शायद कोई खुश नहीं होगा। क्यों? मैं पहला वर्ड्स बोला, प्रेम का अभाव। आप प्रेम किसको बोलते हैं? मैं जिसको यूनिवर्सल लव बोलता हूँ। मुझे आपसे भी इतना अटैचमेंट है, जितना मेरे परिवार से है। आप मेरे पास आए, मुझे लगेगा कि आपको मुझे 2 घंटा देना है, तो मुझे देना पड़ेगा। फिर वहाँ मैं अपना बिज़नेस देखूँगा, तो कुछ कॉम्प्लेक्स क्रिएट होंगे। 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, हफ्ता चलेगा, महीना चलेगा, कितना टाइम चलेगा? नीड तो सबकी है। तो कम से कम हम 1 घंटा, 24 घंटे में 1 घंटा अपने लिए, 1-2 घंटा अपने परिवार के लिए, 1-2 घंटा अपने दोस्तों के लिए, बाकी जॉब का तो कुछ फिक्स घंटा ही होता है, 8 घंटा या 12 घंटे। करो आप। एक एक बहुत ही आध्यात्म प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा, बहुत ही साधारण प्रश्न है। जब हम हमारे शास्त्रों को पढ़ते हैं, गीता को पढ़ते हैं, कृष्ण ने कहा है कि एक तो है सकाम कर्म, एक तो है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म ज़्यादा करना चाहिए, सकाम कर्म कम करें। मतलब जिस कर्म से हमारी इच्छा पैदा होती है कि उससे कुछ प्राप्त हो, ये नहीं करना चाहिए। अब प्रश्न हमारा यह है कि बिना इच्छा किए हुए हम काम कैसे करें? तो काम के पीछे इच्छा होनी चाहिए। तो निष्काम कर्म हम कैसे करें? जहाँ आपका कर्ता भाव मिट जाए। जैसे मैं यहाँ आया हूँ, मेरा कर्ता भाव नहीं है। मेरा कर्ता भाव अगर इस कर्म से जुड़ेगा, तो कहीं न कहीं मैं अपनी मतलब मेरी थेरेपी को हाइलाइट करने आया हूँ। मेरा प्रोफ़ेशनल बेस होगा कुछ कर्ता भाव के साथ। मैं कुछ आपसे और रिलेशन डेवलप करने की कोशिश करूँगा। लेकिन मैं बस निष्काम कर्म, मेरा कोई कर्ता भाव नहीं है। आप जो मुझे पूछ रहे हैं, मैं सोच के भी नहीं आया हूँ कि मुझे आप क्या पूछेंगे। तो निष्काम कर्म मैं उसको बोलता हूँ और वो पहले अपने विचारों से होना चाहिए। जो सूक्ष्म-सूक्ष्म विचार हमारे अंदर चलते हैं, मैं मतलब यहाँ आऊँगा तो सोच के आऊँगा, भाई साहब मिलेंगे, ऐसी-ऐसी बातें होगी। तो एक कर्म हो गया मेरा करने से पहले, मतलब कर्ता तो कहीं न कहीं जुड़ा है, लेकिन मैं सोचा ही नहीं। तो फिर इस कर्म मेरा निष्काम है। तो विचार को हम कैसे मतलब आने से रोकें? विचार कैसे आते हैं सर? हाँ, आपके पास 5 कलेक्टिव कॉन्शियस है, 5 इंद्रियाँ है। मन कैसे जन्मता है? आप पूछो डिज़ायर कैसे होती है? जैसे मैं देख रहा हूँ कहीं मूवी, तो मूवी में
एक शेर गाय के पीछे दौड़ रहा है, मैं इमोशनली बहुत करप्ट आदमी हूँ, तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा रोने लगूँगा, बेचारी गाय को मर जाएगी अब। अभी ये हकीकत है, नहीं। मेरे हार्ट के लिए हकीकत हो गई। हुँ। किया किसने? मेरी आँख ने देखा है, उस चित्र कुछ ब्रेन के अंदर गया, कुछ न्यूरॉन्स ने उसको पकड़ा, उसने मेरे हार्ट को कमांड दिया। तो मतलब देखने का भी अगर होश नहीं होगा या सुनने का भी होश नहीं होगा या गंध का भी होश नहीं होगा, तो मन तो आपको कहीं भी ले जा सकता है। तो मतलब मालिक आप हो या आपका मन? विचार भी ऐसे ही आते हैं ना। तो उस पर काबू कैसे लाएँ हम? होश, अवेयरनेस, जागरण, प्रतिपल अपने आप को अलर्टनेस में रखो कि जो हो रहा है आपके लिए सही गलत वो तो डिसाइड अस्तित्व करेगा। आपने सही पकड़ के उसको ले लिया तो आपके लिए सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो मतलब जो सुनता हूँ या देखता हूँ तो उसके प्रति मेरी कुछ एक बिलीफ होती है कि नहीं देखो भाई ये काम का नहीं है, तो उसका विचार नहीं बनेंगे। फिर हाँ काम का है तो उसके लिए सोचूंगा, मैं ऐसा करूंगा। मतलब ह्यूमन बीइंग का जो नेचर है वो तो अपने आप बाहर आ जाएगा, तो फिर उसकी कॉपी कैट हो जाएगी। मैं ऐसा बनने की कोशिश करूंगा, लेकिन रियल बीइंग मेरा ऐसा नहीं है। लेकिन ले कौन गया मुझे? एक विचार। आपके थेरेपी के बारे में थोड़ा-सा हम बात करते हैं। आप आपके थेरेपी के ज़रिए आप किन-किन बीमारियों का इलाज आप करते हैं? सर 95% आज मॉडर्न साइंस ऐसा बोल रही है कि 95% डिसीज साइकोसोमेटिक है, कहीं न कहीं मन से जुड़ी है। वो सारी इसमें आ जाती है। कुछ डिसीज ऐसी है टाइप 1 जिसको बोलते हैं, जैसे डायबिटीज़ है, तो बाय बर्थ है, जो इंसुलिन डिपेंडेंट है, तो उसमें बहुत कम इफ़ेक्ट आती है। बाकी सब में सॉल्यूशन हो जाता है। सॉल्यूशन जी। पूर्ण क्यों हो जाता है? हाँ, सॉल्यूशन मतलब वो उस उससे निजात पा लेता है कि गई बीमारी का, छुटकारा हो। माइग्रेन भी हो जाता है 100% सर। और कैंसर? कैंसर के लिए स्टेज कौन-सा है? अगर 3rd या 4th स्टेज में चला गया, क्योंकि हाइपर एसिडिक एक बार बॉडी होता है ना, और साथ में इसके साथ मायना रखती है उसकी उम्र, क्योंकि हम जो काम करता हूँ मैं, वो पूरा इम्यूनिटी सिस्टम पे काम करता हूँ। अगर वो बूस्ट नहीं होगा, तो एंटीवायरस कहाँ से आएगा? जिसके साथ लड़ने के लिए मुझे कुछ योद्धा चाहिए, अंदर शरीर के अंदर। वो अगर आदमी कमज़ोर होगा, 50 साल के बाद हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है, वो धीरे, 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 धीरे डाउन हो जाती है। तो फिर वो अगर खींच नहीं पाएगा या तो मुझे फ़ॉलो अप नहीं कर पाएगा, तो फिर काम नहीं होगा। यहाँ पे लिखा है कि यू कांट हील व्हाट यू नेवर रिवील, मतलब जो आपने दिखाया नहीं, इसके बारे में बताया नहीं, इसका इलाज आप नहीं कर पाएँगे। आप बताएँगे उसका ही होगा ना। जैसे आप माइग्रेन बता रहे हो या डायबिटीज़ बता रहे हो, उसके बारे में आप आके यहाँ बैठेंगे तो कैसे मैं बताऊँगा? जैसे आप हाथ जोड़ के बैठ गए मेरे सामने, तो मैं आपको कैसे बताऊँगा कि आप बीमार हो? हमारे साथ बैठे हुए हैं आप हैं शरद विथलानी, आप गुजरात से हैं, आप एक साइकोथेरापिस्ट हैं और बुद्धिस्ट मेडिटेशन टेक्निक्स के ज़रिए आप लोगों का इलाज करते हैं। बातों-बातों में कार्यक्रम के अंत तक तो पहुँच गए हैं। लेकिन जाने से पहले हमारे दर्शकों को जो इस वक़्त हमें देख रहे हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कहूँगा कि हम 24 घंटा हमारे पास समय होता है, उससे ना तो कम होता है, ना ज़्यादा होता है। 12 घंटा, 8 घंटा जो भी हम अपने जॉब या अपने काम-काज में रहते, बाकी 2 घंटा अपने परिवार, दोस्तों को, और कुछ है हमारी कोई सोशल एक्टिविटी है, मतलब थोड़ा-थोड़ा बँटवारा करो। इसके साथ थोड़ी बहुत नींद भी ज़रूरी है, लेकिन 1 घंटा अपने लिए निकालो, जिसमें कुछ नहीं करो, डूइंग नथिंग, साइलेंट सिटिंग। अपने आप को देखो, या तो पूरा दिन का ब्यौरा आप उसको दिमाग में लगाओ कि भाई आज पूरा दिन मैंने क्या किया और उसमें मुझे कितनी संतुष्टि मिली।
वो भी एक मेडिटेशन हो जाएगा। जहाँ जहाँ हमारी गलतियाँ होगी अपने आप सुधर जाएगी। तो कहने का मेरा सबसे प्रार्थना पूर्वक एक ही बात है कि वो अपने आप के साथ 1 घंटा बिताए। शरद विथलानी जी, आप आए हमारे स्टूडियो में, आप आए मॉरिशस में। मॉरिशस बहुत ही सुंदर देश है, नज़ारा बहुत ही सुंदर है, तो आप ज़रूर घूमिएगा। आप आए हमारे कार्यक्रम में, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। तो दर्शकगण, आप लोग देखते रहिए दर्शन कार्यक्रम। हर एक एपिसोड में ज़रूर हम अलग-अलग विषय, अध्यात्म से जुड़े हुए या अलग-अलग विषय आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। आपको पसंद आ रहा है, हमें ज़रूर लिखिएगा। तब तक हमारी ओर से नमस्कार।